हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आप और हम सौरभी के संग। आज हमारे बीच हैं विभा व्यास। इनके बारे में वो लोग जरूर जानते होंगे जो पॉकेट एफएम सुनने के शौकीन हैं। जो रेगुलर पॉकेट एफएम सुन रहे होंगे उनको इनकी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर उन व्यूअर्स के लिए जो शायद पॉकेट एफएम नहीं सुनते उनको मैं बता दूं कि शी इज़ द ऑथर ऑफ 3 ऑडियो बुक्स। 3 ऑडियो बुक्स की लेखिका हैं ये। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इनकी जो कहानी है वो कहानी का नाम है बिलियनर हायर्ड वाइफ, जो कि अब तक 3 करोड़ बार सुनी जा चुकी है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं विभा ये बोलते हुए, अनाउंस करते हुए। थैंक यू। आई थिंक जितनी थैंक यू। खुशी आपको है उतनी ही खुशी मुझे भी है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको पहले से जानती हूँ। और आई फील इमेंस प्लेजर टू इनवाइट यू ऑन माई शो। और यहाँ पे सेम इस हियर show मैम। में हम बात करते हैं सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, डिजायर्स के बारे में। और आपसे अच्छा कोई भी कैंडिडेट अभी फिलहाल मेरी नज़र में नहीं था जो कि ड्रीम्स और डिजायर्स के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि खुद ही मैंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है ड्रीम डिजायर डेस्टिनेशन, और हिंदी वर्जन है सपनों से मुक्ति तक। तो आप भी लेखन के क्षेत्र से हैं, पर मैं जानना चाहूंगी कि मुझे पता है वैसे, और मैं जानना चाहूंगी और आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि क्या एजुकेशन थी और कैसी आपकी जर्नी रही, आप एक लेखिका में कैसे परिवर्तित हो गई। जी, ना कि बिल्कुल। सिर्फ यहाँ मैं केवल मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, वहां वो 3 करोड़ लोग जिन्होंने आपकी कहानी सुनी है वो भी वेट कर रहे हैं जानने के लिए कि ये लेखिका बॉन्ड लेखिका है या पैशन फॉलो करके लेखिका बनी है। सो ओवर टू यू विभा एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, कुछ कह सकूं। इसके लिए सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू आपको। और एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो आप बेहतर जानती हैं, मैंने BA LLB किया है। और इसके अलावा जर्नलिज्म किया है, मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में, B.Ed किया है, AA हूँ और अभी PhD कर रही हूँ। और बस एजुकेशन तो केवल इतना सा ही है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि मैं लेखिका में कैसे परिवर्तित हुई, तो हाँ, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लिखने का शौक बचपन से था, बहुत कुछ लिखती रही हमेशा से। पढ़ना और लिखना एक तरह से एक हॉबी से कुछ ज्यादा ही था, ऐसा कहूँ तो ज्यादा गलत नहीं होगा। बहुत शौक था पढ़ने का, और चूंकि पढ़ती रही हूँ इसलिए लिखना भी ऑटोमेटिक वो एक लिंकअप चीजें होती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक एक वो सेंस आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक रूटीन जो छोटा मोटा चलता आ रहा था कि कहीं पेपर में कुछ छप गया, किसी मैगजीन में कुछ छप गया टाइप का। फिर लाइफ में कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस ऐसी हुई कि ब्रेक लग गया एक तरह से करियर पे, या जो कुछ मैं सोच रही थी करने का अपनी लाइफ में वो नहीं हो पाया। एक बैरियर सा हो गया था वहां पे। और उसके बाद मेरे पास काफी सारा टाइम था ये सोचने के लिए कि मैं क्या करूं। एंड एट दैट टाइम मुझे लिखना मतलब चूंकि खुद को कहीं एंगेज भी रखना था, और एक तरह से ये कहें कि एक इंडिकेशन था गॉड का भी, कि भगवान की तरफ से इशारा था, अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई और मैंने लिखना शुरू किया। और दैट इज हाउ जर्नी स्टार्टेड। और फिर चलते चलते पॉकेट एफएम की तरफ से मुझे मौका मिला लिखने के लिए। एक स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी थी मेरी शादी का लड्डू, और वो मैंने लिखा। और उसके बाद एवरीवन नोज बेल्स, बिलियनियर्स हायर्ड वाइफ स्टार्ट हुई एक साल पहले, लास्ट ईयर मार्च में मैंने स्टार्ट की थी, और अभी इस साल मई में कंप्लीट हुई है। और बहुत सारा प्यार लोगों का इससे मिला, और मुझे भी एक स्टेप अहेड में जा पाई, अपने आप को आगे कहीं ले जा पाई इसी दिशा में, और बस इसी तरह यह करियर बन गया। सीरियसली मैंने भी पढ़ा है कई जगह पे कि अड़चने या परिस्थितियां सिर्फ हमारी दृढ़ संकल्प या हमारे सपनों में कितनी मजबूती है उसे परखने के लिए हमारे सामने आती है। तो शायद ये टेस्ट था आपके लिए भी, और उस टेस्ट में आप अव्वल नंबर से पास हुई हैं। तो यहाँ पे
ज्यादा मैं सपनों के बारे में बात करूंगी तो आप यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी हिंदी आपके लेवल की नहीं है बट मैं पूरे तरह से कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके इंट्रो में मैंने ये भी पढ़ा है कि आप मतलब पॉकेट एफएम से तो एसोसिएटेड हैं ही, लेकिन जो अलग अलग पत्रिकाओं में भी आपकी कहानी छप रही है और बाकी बहुत वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ भी उनका मार्गदर्शन और उनके बीच उठने बैठने का मौका आपको मिलता है। और मैं पूरा बिलीव करती हूँ कि कंपनी जो है ना वो इंसान के ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ जाती है। तो आप उन वरिष्ठ लोगों के बीच में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और पहले जो आपका लक्ष्य रहा होगा उससे अब कई गुना ज्यादा आपका लक्ष्य बड़ा हो चुका होगा। तो यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं, तो उनसे आप जो स्पेशली यूथ हैं या जो लेडीज हैं जो घर में अपनी परिस्थितियों को पूरे 24 घंटे दोष देती हैं, सिर्फ लेडीज नहीं, कुछ मेन भी हैं, क्योंकि अभी हम स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर सकते हैं। आज का युग ऐसा नहीं है जहां औरतों के बारे में बात हो और मर्दों को छोड़ दिया जाए। हम दोनों जेंडर जो हैं बराबरी के हकदार हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सब लोगों को रिगार्डिंग परस्यूइंग योर पैशन या गोल्स, क्या बताओगे उनको? देखिए, मेरा ऐसा कहना है, सिचुएशंस लाइफ में अच्छी या बुरी सभी के आती है। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में अच्छा या बुरा फेज नहीं आता। सबको उस दौर से गुजरना होता है। अब बात करते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होते रहे एक बुरी चीज को लेकर, तो वो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। वो एक एंडलेस प्रोसेस है कि आप कोसते रहे, अरे मेरे साथ ही बुरा होता है, अरे मेरे साथ ही ऐसा, दैट। तो वो एंडलेस चीज है ना। आप पूरी लाइफ टाइम भी यदि अपने आप को, भगवान को या परिस्थितियों को कोसते रहे तो उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर आपका जो एक इनर आपकी पावर होती है, ऐसा मैं कहती हूँ कि एक एक पल ऐसा होता है जब आपको खुद को ये यकीन दिलाना होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, व्हाटएवर। तो उसके लिए आपका पेशेंस, जो भी आपका शौक है, जो आपकी हॉबी है, जो पैशन है, जो भी कुछ है, वो आपकी हेल्प करता है। वो इस वे में करता है कि क्या होता है, जिस चीज को करने का आपको शौक होता है ना, अगर आप उसी को एक लाठी पकड़ के जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आप और ज्यादा मेहनत से करते हैं, वो आप ज्यादा एंथुसियाज्म से करते हैं कि नहीं मुझे इसको आगे लेके जाना है, लाइक। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी, अभी जो कोई भी मुझे सुन रहा है या जिसे लगता है कि मैं बुरी परिस्थिति में हूँ, तो प्लीज ड्रॉप दिस थिंकिंग। इसको सोचना अभी इसी वक्त बंद कीजिए, क्योंकि बुरी परिस्थिति सिर्फ आपके साथ नहीं है। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी लेवल पे बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप अच्छे और एक पावरफुल इंसान तभी हो जब आप उस बुरी परिस्थिति को बदल सको, जब आप उसको कन्वर्ट कर सको अपने मनमाफिक, यदि मनमाफिक नहीं भी तो कम से कम एक बेटर सिचुएशन में, जहां आप एक प्रॉपरली रह सको, जी सको। और जहां तक एक टैलेंट की बात है, हुनर की बात है, तो भगवान ने वो हर किसी को दिया है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, परखना आपको है। और एक बहुत अच्छी बात मैं मैम यहाँ पे ये भी कहूंगी कि जब तक आप खुद स्वयं को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, खुद अपने आप को नहीं पहचानोगे, तो आपको दुनिया को दोष देने का हक नहीं होता कि लोग आपको नहीं समझते ना। सबसे पहले आपको खुद को, अपने आप को समझना होगा, परखना होगा कि आप में क्या ऐसा है जो आपको दुनिया से अलग करता है और वो आपको दुनिया में आगे ले जा सकता है। तो जस्ट फॉलो दैट थिंग। एक बार एक अपने इनर कोर्स से बात कीजिए, उसको पावरफुल बनाइए और बस आगे चलिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत खूब बोला आपने और बहुत अच्छी तरीके से बताया भी। जो सुन रहे होंगे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट होंगे कि मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई मंजिल पर तुम पहुंच ना जाओ, क्योंकि हर इंसान को उन्होंने अद्वितीय कहा है और उन्होंने कहा है अपनी मेहनत से ही तुम उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो जिसको लेकर तुम दृढ़ हो। तो उन्होंने भी इतनी पावरफुल कोट कही है, तो हम सबको उसमें आंख बंद करके विचार करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी, जब हमारे पास एडवर्स सिचुएशंस आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां परिवार की आ जाती हैं, तो हम हिम्मत छोड़ देते हैं। तो आपने अपना बिलीफ सिस्टम कैसे स्टार्ट किया? तो यहाँ जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको अगर बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे?
मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो पारिवारिक बहुत सारे ऐसे मसले हुए जब बड़ा मतलब बहुत बुरे दौर से गुजरी हूँ। तो उस वक्त मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। मुझे उनके लिए कुछ ऐसा करना था कि मैं एटलीस्ट उनको उस एडवर्स सिचुएशन से बाहर कर सकूं। तो मेरा बिलीफ सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ देम एक डेवलप हुआ कि हम जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं एटलीस्ट उनको वैसा कुछ उस उम्र में अभी ना देखना पड़े, उनके लिए वो लाइफ उतनी स्मूथ चल सके जैसी बचपन में बच्चों की चलनी चाहिए। तो बस वही एक चीज थी जिसने एक फेथ दिया, जिसने हिम्मत दी कि नहीं आगे खुद को एक पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसमें मैं भी खुश रह सकूं, क्योंकि मैं रहूंगी तभी बच्चों को खुश रख पाऊंगी। तो बस वही चीज है। तो लोगों के लिए जो यदि पारिवारिक या किसी भी तरह की ऐसी एडवर्स सिचुएशन में है, आप अपने चारों ओर देखिए, कोई ना कोई वजह आपको ऐसी मिल ही जाएगी जो आपको बूस्टअप करेगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, जो आपको ये समझाएगी, सिखाएगी कि आप जहां जिस बुरी सिचुएशन में है वहीं पर अटके रहना आपके लिए कतई जरूरी नहीं। आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने लिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी इंसान की है वो अपनी ही होती है, अपने आप के लिए होती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने लिए सोचते हैं तभी आप दूसरों के लिए सोच पाते हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप दूसरों को पॉजिटिविटी बता पाएंगे, अदरवाइज कोई सेंस नहीं ना। आप खुद यदि उसको, मैंने जैसा पहले भी कहा कि अगर आप ये सोचते रहे कि अरे बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो होता ही रहेगा ना, उसका कोई एंड है नहीं, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक दैट। अपने आसपास देखिए, कुछ ना कुछ ऐसी जगह आपको जरूर दिखेगी जो आपको उससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगी, आपको ये हिम्मत देगी कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाए। थैंक यू सो मच इतना एनलाइटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जनरली जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि वो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो उन्हें नहीं करना है। नेगेटिविटी अगर लाइफ में है तो वो नेगेटिविटी को बार 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 सोचते हैं और वही अट्रैक्ट करते हैं, ये नहीं कि अपना फोकस शिफ्ट करें और थोड़ा पॉजिटिव कर लें। तो आपकी जो जिंदगी है, जैसे कहा जाता है कि जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, और आपका जीवन इस बात को भली भांति इस बात की पुष्टि करता है कि जिंदगी में जो भी अड़चन आए, जो भी मुसीबत आए, आपने उससे दृढ़ता से लड़ा और परीक्षा में बिल्कुल टॉप होके आपने दिखाया है। और अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि जितने लोग हैं वहाँ, स्पेशली इंदौर के लोग जो हैं वहाँ पे आप एक नाम बन गई हैं, और कितने लोग होंगे जो अब आपसे इंस्पायर्ड होंगे और आपको गेस्ट ऑफ ऑनर भी बोल के बुलाया जाता होगा बहुत सारे सम्मेलनों में। तो आप ये बताइए कि जब ये शिफ्ट होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक शायद एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल अब आप जी रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली 3 करोड़ एक बार चले जाने के बाद व्यूज और लिसनर्स होने के बाद कोई आम नहीं रह सकता। तो कैसी जिंदगी बदली, इस पे आप बताइए कि हाउ यू आर फीलिंग और क्या चेंजेस आए हैं। मैम बहुत बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। मैं एक चीज यहाँ पे कोट करना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि एक फैन बेस मेरा मुझे मिला है। जब कोई मुझे कहता है कि मैम आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगता है या आपने बहुत अच्छा लिखा है, अभी वो स्टोरी खत्म हो गई है और मुझे आप यकीन नहीं करेंगी हर दिन लगभग 10 से 12 मैसेज ये आते हैं कि आप इसका सीजन 2 लिखिए, या आपने ये कहानी क्यों बंद कर दी। हमारा एक साल भर से रूटीन बन गया था कि सुबह उठ के एपिसोड पॉकेट एफएम पे हर दिन एक एपिसोड अपलोड होता था, और वो लोग सुनते थे तो वो बोलते थे ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गया था। अभी तक रोज सुबह एपिसोड आता था, हम सुनते थे कि अब क्या होगा, क्या हो रहा है, और आप ये कहानी बंद हो गई, हमारी लाइफ जैसे सुनी हो गई है। तो ये जो एक चीज है ना, जब लोगों से ये प्यार मिलता है तो उसकी बराबरी दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। आप जो पैसा अर्न करते हो, जो अर्निंग मॉनेटरी जो प्रॉफिट आपको होता है, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, बिल्कुल ही डिफरेंट पार्ट है। बट ये जो एक चीज जो आपको मिलती है उसका कोई मतलब वो नहीं है। दूसरा ये, जब हम बाहर मैं जाती हूँ, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य समागम हुआ था, वहां पर कई बड़ी साहित्यकारों से मिलने का मौका मिला। अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भी आपके पास कुछ होता है। जब आप कहते हो कि हाँ मैं भी एक राइटर हूँ और मैंने कुछ लिखा है, तो वो अंदर से एक बहुत अच्छी सी फीलिंग देता है, वो अपने आप एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है।
और दूसरा एक प्रेशर फील करते हैं कि जैसे अब मैं एक नई कहानी मेरी प्रतिलिपि एफएम पे आने वाली है बहुत जल्द, पॉसिबली जुलाई में आ जाएगी। तो जब मैं वो लिख रही हूँ तो अब अपने ऊपर एक अलग सा प्रेशर फील कर रही हूँ। जब मैंने बिलियनियर्स स्टार्ट की थी या शादी का लड्डू लिखी थी तब वो मैं उस प्रेशर में नहीं थी, मैं बस कहानी लिख रही थी कि हाँ मुझे लिखना है। अब मेरे ऊपर वो प्रेशर है कि नहीं, मेरे फैंस को मुझे वो एक चीज देनी है जिसके लिए वो मुझे पसंद करते हैं या मुझे फॉलो करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बदलाव खुद में महसूस करती हूँ और एक बहुत अलग सी पॉजिटिविटी फील करती हूँ कि हाँ लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। अब चूंकि आपने यहाँ प्रेशर के बारे में बात किया है, प्रेशर लेडीज की लाइफ में तो प्रेशर, प्रेशर कुकर सारी जगह, मतलब प्रेशर और प्रेशर कुकर का रिलेशन लेडीज बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। और लेडीज के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं घर परिवार की। और जहां आप ये प्रेशर की बात कर रही हैं लेखन के क्षेत्र में, तो अब आप ये बताइए कि ये प्रेशर आने के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग में आपको लगता है कि परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ेगा? दो पीस है यहाँ पे, एक प्रेशर है और एक परफॉर्मेंस है। तो आपको लग रहा है कि कहीं आप प्रेशर में हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूरे अपने ओरिजिनल फ्लो में नहीं हैं, आप जोर दे रही हैं कि नहीं अच्छा ही होना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ बिल्कुल नेफिक्र होके एफर्टलेसली बिंदास होके लिखते हैं और एनर्जी के साथ एक फीलिंग दूसरी आती है। तो आप इस पे थोड़ा बताइए, जो लोग सुन रहे हैं, कि प्रेशर और परफॉर्मेंस में तालमेल बड़ा गहरा है, उसके ऊपर भी बताइए ताकि लोग ज्यादा प्रेशर ना लें। देखिए ये दोनों तरह का इफेक्ट डालता है। यदि आप प्रेशर में है तो जैसा आपने कहा वो आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ भी सकता है और बेहतर भी कर सकता है। मेरे साथ प्रेशर मेरी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। पहले ये होता था कि एक कहानी जो मेरे माइंड में होती थी, जो एक एपिसोड, एक दिन का जो मैं एपिसोड लिखती थी, उसके एक स्टोरी लाइनअप मेरे दिमाग में होता था और उसके अकॉर्डिंग मैं लिख देती थी एंड मैं भेज देती थी। वो एक सिंपल प्रोसेस था। अब ये हो गया है कि मैं जब लिखती हूँ तो उसको फिर से रीड आउट करती हूँ। उसमें यदि मुझे लगता है कि एज अ लिसनर यदि मैं इस बात को सुन रही हूँ तो ये कैसा लगेगा, इसको क्या और बेहतर किया जा सकता है, तो मैं उस पर और ज्यादा वर्क करने लगी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा वर्कलोड थोड़ा सा उस तरीके से बढ़ा है, बट मुझे लगता है मेरी परफॉर्मेंस वो सुधरी है। मैं और बेहतर कर सकने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जो मैंने पिछला जो लोगों को दिया उससे बेहतर मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ लिख पाऊँ। तो मुझे लगता है कि जो भी प्रेशर लोगों पे आता है लाइफ में जिस भी वे में, उसको हमको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए कि वो हमारी परफॉर्मेंस को बिगाड़े नहीं बल्कि और बेहतर। प्रेशर से और और एक, मुझे, हाँ नहीं एक चीज मैं और, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि यहाँ तक पहुंचने के लिए भी हमने एक मेहनत की ना, हम जो कर पाए तभी हम यहाँ पहुंच पाए, राइट, इस लेवल तक। तो इतना भरोसा खुद पे रखना चाहिए कि इसके एक लेवल अप भी हम जा सकते हैं और बेहतर दे सकते हैं। तो बस वो भरोसा खुद पे रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और आप कर सकते हैं। कोई प्रेशर मतलब इतना वो हैवी अपने आप पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं यहाँ पे एक ह्यूमर क्रिएट करना चाहूंगी ताकि जो सुने वो थोड़ा हंसे भी। कुकर में प्रेशर होता है तो वो सीटी मारता है, और वही प्रेशर जब कार्बन के ऊपर होता है और प्रेशर में वो कार्बन होता है जो कोयले का चंक होता है, तो वो हीरे में तब्दील हो जाता है। तो हमें उस प्रेशर को सीटी मार के, मतलब फस एंड फ्यूम, गुस्से में, इरिटेशन में और चिड़चिड़ेपन में नहीं निकालना है। उस प्रेशर को हमें खुद को यूटिलाइज करके, स्किल्स डेवलप करके अपने आप को एक डायमंड में कन्वर्ट करना है। और इस प्रेशर को मैं आपके जीवन के साथ कोरिलेट करना चाहूंगी विभा, कि आपने लाइफ के प्रेशर को बड़ी खूबी हैंडल किया और आप सीरियसली आज एक हीरा बन के निखर के आई हैं। और ना ही केवल इंदौर का नाम आप रोशन करेंगी, बहुत जल्दी आपका नाम इंडिया में, इंडिया के बाहर इनफैक्ट हो ही रहा है, और ज्यादा दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करते ही जाएंगी, क्योंकि लोग बिल्कुल आपके एफएम के दीवाने हैं। मैंने भी सुना है, और डेली का काम करते करते आपने हुक ऐसा क्रिएट किया हुआ था उसमें कि दूसरे दिन बिना सुने रहा नहीं जा रहा था। तो आपके लेखन पे तो कोई शक है ही नहीं।
अब यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगी एक क्वेश्चन पूछना कि आपने कहा कि जैसे आपने बहुत सारी रीडिंग भी की है, आपको रीडिंग का शौक है, और मुझे पता है कि आप हैरी पॉटर सीरीज की दीवानी हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल। मैं ये बोलूंगी कि जो हम साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, या कोई भी नॉवेल पढ़ते हैं, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, उससे ऑडियो बुक किस टाइप से डिफरेंट है? तो क्योंकि आजकल पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स का चलन ज्यादा है, तो किस तरह से डिफरेंट है? और क्या ऑडियो बुक भी बराबरी में वही वैल्यू प्रोवाइड करता है जो अगर हम एक हार्ड कॉपी हाथ में लेके पढ़ रहे हैं? तो सिमिलरली क्या ऑडियो बुक भी वही वैल्यूज आपको देती है या कुछ डिफरेंस है? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैम देखिए, दोनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस भी है और दोनों के अपने अपने कुछ लूप होल्स भी हैं। ठीक है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, ऑडियो बुक राइटर हूं, तो इसलिए ऑब्वियसली ऑडियो बुक को प्रेफरेंस दूंगी। बट एज अ रीडर अगर मैं बात करूं, तो बुक, जो लोग रीडिंग करते हैं बुक को लेके, उनको ना बुक हाथ में लेके पढ़ना एक ना वो सेटिस्फेक्शन देता है, एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन देता है। आप अपने इमेजिनेशन में उन चीजों को अपनी फीलिंग्स के साथ पढ़ते हैं, जो भी डायलॉग्स लिखे होते हैं, जो कुछ भी लिखा होता है। ऑडियो बुक में आपको एक जो आरजे होती है, वो उस कहानी को पूरे इमोशंस के साथ सुनाती है। फायदा ये है ऑडियो बुक सुनने का कि आपको एंगेज रहने की जरूरत नहीं है। कहीं आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली पूरा टाइम किताब पे ही देना है, आपको वो लेकर एक जगह बैठना है और आपको पढ़ना है। मतलब वो एक उसके लिए एक अलग से टाइम की आपको रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ऑडियो बुक के साथ ऐसा नहीं होता। आप जिमिंग करते हुए सुन सकते हैं, आप ट्रेवल करते हुए सुन सकते हैं, आप रेगुलर जो आपके काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क है, उसके साथ आप उसको रेडियो जैसा ऑन कर दीजिए और सुन सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंगेजमेंट वैसा जरूरी नहीं होता जैसा किताब के साथ जरूरी होता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। मेरे जो फैंस हैं वो जनरली जो मुझे मैसेज करते हैं वो यही लिखते हैं कि मैम, हम लोग जैसे मोस्ट ऑफ देम आर कॉलेज स्टूडेंट हैं या वर्किंग वाले हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम ट्रेवल करते हुए सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। एक 15 to 20 मिनट्स का एपिसोड होता है एंड बाय द टाइम आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है। तो वो उनको उस तरह से वो अच्छा लगता है कि आपको एक जरूरी नहीं है कि एक बुक, आप मोबाइल आजकल सभी के पास है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और एक लाखों स्टोरीज आपके हाथ में हो जाती हैं, तो आप उसको उस तरीके से ले सकते हैं। बट जिन्हें बुक में वो एक फीलिंग आती है, बुक की एक स्मेल होती है, मतलब एक अपना एक मुझे कहना चाहिए चार्म होता है। मुझे पर्सनली बुक पढ़ना ज्यादा पसंद है। इसलिए मतलब उसका एक अलग ही फैन बेस है मुझे लगता है। जिन लोगों को बुक एक सेटिस्फेक्शन देती है, रीडिंग एक सेटिस्फेक्शन देती है, कई लोगों का इंक्लूडिंग मी एक रूटीन होता है कि सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ना है, चाहे वो 2 पेज ही क्यों ना हो। तो उन लोगों को वही मतलब एक प्रेफरेंस वो लोग देते हैं। पर हाँ, ये है कि ऑडियो बुक जो है वो एक अपना अच्छा मतलब मुझे कहना चाहिए वजूद जो है क्रिएट किए हुए है, और आज के लेवल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि वही चीज आपको एक मैं जैसा मैंने कहा, एक अलग से एंगेजमेंट की और अलग से बुक खरीदने की है इसकी जरूरत नहीं है। आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उतने में आपको बहुत सारी कहानियां अवेलेबल हो जाती हैं और आप अपने सहूलियत से उनको सुन सकते बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आजकल बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो मुझे ये दिल में काफी लगता है, मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं भी बहुत अच्छी रीडर नहीं थी, रीडिंग तो अभी मैंने ऑफ लेट अभी जाके स्टार्ट किया है 2-3 साल पहले। बट कॉमिक्स वगैरह मैं पढ़ती थी। बट आज के बच्चे हिंदी तो टच करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो रीडिंग की बात हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। इंग्लिश फिर भी पढ़ लेते हैं, हिंदी को टच नहीं करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप यहाँ बच्चों को एक ऐसा संदेश दें कि बच्चे ज्यादा प्रोत्साहित हों कि हमें रीडिंग करना चाहिए। क्योंकि जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं कि बचपन में, क्योंकि 90s के जो बच्चे थे उन्हें ये मीडिया और सोशल मीडिया और ये एप्स, इंस्टाग्राम, ये सब मोबाइल था ही नहीं, तो बच्चे करते क्या? तो हमारा जो बचपन है आज के बच्चों के बचपन से काफी अलग है। पर मुझे लगता है कि हमारा बचपन का ही अपर हैंड था, जिसमें हमने रीडिंग किया, आउटडोर गेम्स खेले। हैं। वेरी शायद ट्रू, आज के वेरी ट्रू। बच्चे उन सब चीजों से वंचित हैं। तो आप उन बच्चों के लिए मैसेज दीजिए, उन मम्मियों को भी जो आपको सुनती हैं उनको भी टिप्स दीजिए कि बच्चों को रीडिंग जरूर कराएं, ताकि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत सारे लोग सुने और रीडिंग की हैबिट डेवलप करवाएं बच्चों में। क्योंकि ये कुछ चीजें होती हैं जो मुफ्त में होती हैं, जैसे कि नेचर, हवा, पेड़, पानी,
उसी तरह रीडिंग का अपना चार्म है, जो कि कोई सोशल मीडिया, टीवी या कोई गैजेट ले नहीं बिल्कुल सकता है। और ये बिल्कुल तभी आप समझ सकते हो जब आप एक्सपीरियंस करें। तो प्लीज आप अपना बिल्कुल। एक विचार यहाँ पे दें ऐसी मम्मियों को। देखिए मैं सॉरी मैं अभी 3 बच्चों की केयर कर रही हूँ। मेरे भैया के बच्चे हैं, मेरी बिटिया है, और वो लोग भी बहुत एक अपना नर्सरी लेवल में है, 8 ईयर 6 ईयर की एज में है। और मैंने उनको अभी से बहुत सारी बुक्स घर में लाके रखी। उन पे कोई प्रेशर नहीं है कि वो लोग पढ़ें, बट उनको ये जरूर कहा है कि इन बुक्स को एटलीस्ट खोल के देखो। मैंने चंपक, नंदन, बाल भास्कर घर पे आती है, कॉमिक्स मैंने लाके दिए, बाकी वो चंदा मामा और ये जो पुराने हमारे वक्त की थी वो भी है, वो लोग वो रखी हुई है। फिर जब भी कहीं बुक फेयर में या बुक शॉप पे जाती हूँ तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आती हूँ। तो जो मम्मियां इस बात से परेशान है उनको मेरा मैसेज ये है, सबसे पहले तो उनको इंट्रोड्यूस कराइए। आप अगर उनको डायरेक्टली फाइटिंग करेंगे कि नहीं पढ़ो, तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे। उनका इंटरेस्ट डेवलप उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एक 8 साल का 10 साल का बच्चा नहीं जानता है कि उसके लिए ये पढ़ना क्यों जरूरी है। उसको उस चीज में मजा आता है जो उसको इंटरटेन करती है, और आज की तारीख में वो चीज है मोबाइल। आप पूरा दिन, आप 24 घंटे यदि बच्चे को ना टोको, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक बच्चे के हाथ में यदि मोबाइल है तो आप जब तक उसको टोकोगे नहीं तो खुद की इच्छा से कभी भी मोबाइल नहीं रखने वाला है। इस बात से मेरे ख्याल से हर व्यक्ति कोई एग्री करेगा। ना उन्हें खाने की सुध होगी, ना उन्हें सोने की सुध होगी, किसी भी चीज की नहीं होगी। एक क्रेजीनेस है, एक पागलपन है उससे लेके, क्यों है? क्योंकि वो उनको उस लेवल का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज उसके पास अवेलेबल है। मैम एक चीज कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही कह के समझाती हूँ कि जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो केवल एक हमारी पढ़ने में हमारे जो बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं ना सब वर्क करते हैं। आप जब पढ़ते हो तो ऑब्वियसली माइंड आपका वर्क कर ही रहा है, आपकी आईज देख रही है, ठीक है। फिर जो सीन आपका लिखा हुआ होता है उसको आप इमेजिन करते हो। एक जंगल में एक हाथी पानी पी रहा था, तो बच्चे के दिमाग में जंगल भी होगा, हाथी भी होगा, नदी भी होगी, वो पानी पीता हुआ भी दिखाई देगा। तो एक सारी चीजें साइड बाय साइड चलेंगी तो इसमें आपका हर ऑर्गन वर्क कर रहा है बच्चे का, वो उस अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है। बट यदि वो यूट्यूब पे देख रहा है या वो मेरी, उसको दिमाग को कुछ काम करने की जरूरत नहीं, वहां उसको जंगल भी दिख रहा है, हाथी भी दिख रहा है, वो सारा विजुअल दिख रहा है, तो उसके दिमाग को काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बेसिक डिफरेंस है कि जब जब उसको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है कि भैया मुझे एक हाथी पानी पीता हुआ दिख रहा है तो मुझे क्यों ये पढ़ के इमेजिन करना है। तो वैसा नहीं है, आपको किताबों से भी उसी तरह उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। आप घर में किताबें लाइए, जितना हो पॉसिबल हो सके। वो पढ़े ना पढ़े ये हम सेकंड स्टेप पे लेकर जाते हैं, पहले स्टेप पे आप किताबें लाके उनको इंट्रोड्यूस कराइए कि ये किताबें हैं। इनको और कुछ नहीं तो खोल के, बच्चों की किताबें तो आपको पता है बड़े पिक्चर्स विक्चर, बड़े अट्रैक्टिव से पिक्चर्स होते हैं, और बड़ा अच्छा होता है। अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मुझे याद आया थोड़े दिन पहले जो मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति और नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर एक मतलब वर्कशॉप हुई थी, जिसमें उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट में जो बच्चों की किताबें छापी हैं उनको उन्होंने मालवी और निमाड़ी में अनुवाद करवाया। मतलब जो हमारी लोकल बोलियां हैं, मालवी जो हम इंदौर में बोलते हैं, निमाड़ी जो निमाड़ एक क्षेत्र आप जानती हैं वहां पर बोली जाती है, तो उन्होंने बच्चों की जो छोटी छोटी कहानियां थी, 16 पेज 20 पेज की कुछ स्टोरी बुक्स थी उनकी, उसको उन्होंने लोकल लैंग्वेज में इसीलिए मतलब अनुवाद करवाया हम लोगों से। मैं अनुवादक थी, मालवी की अनुवादक थी वहां पर। हमने मालवी में उन किताबों का अनुवाद किया ताकि गांव के वो बच्चे जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं या जो उससे दूर, उनको उन कहानियों के करीब लाने के लिए, कि उनको अपनी मदर टंग में जो वो आसपास बोली सुनते हैं उस बोली में ही किताब वो कहानी पढ़ने को मिले, शायद इससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ये चीजें पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वक्त उनको इसमें देना पड़ेगा कि उनको उन किताबों से इंट्रोड्यूस करवाइए। उनको बोलिए इसके और कुछ नहीं तो पिक्चर्स देखिए, उसमें कई सारी पजल्स होती हैं सॉल्व करने के लिए, कलर्स करने के लिए, उनको पहले बोलिए वो करे। उसके बाद वो कहानी, एक आध 2 दिन कहानी आप खुद पढ़ के सुनाए, फिर उनको रीडिंग के भैया आप थोड़ा सा पढ़ के देखो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल नेचुरली अट्रैक्ट। हमारे यहाँ मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि जैसा मैंने बताया, मैं काफी सारी किताबें लाके मैंने घर पे रखी हैं। वो देखे ना देखे, ये नाम है कि ये आपकी किताब है, इनको आपको पढ़ना है। तो वो जब भी टाइम मिलता है या वो होता है, बच्चे खुद भी अब रीड कर पाते हैं,
एक एक स्टोरी वो आके बताते हैं कि देखो हमने आज ये पढ़ा। तो इस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये हमको उनको मिलवाना पड़ेगा किताबों से। ऐसा नहीं होगा कि हम उनको बोले कि ये किताब है बेटा पढ़ो, तो नहीं पढ़ेंगे। उन्हें क्या मतलब है, उन्हें क्या पता है कि पढ़ना एक अच्छी हैबिट होती है। ये आपको उनको समझाना पड़ेगा। और समझाने के उससे नहीं समझाना पड़ेगा। आप उनको ये कहोगे बेटा ये अच्छी आदत है आपको करना ही है, तो कभी नहीं करने वाले हैं। इट्स यू हैव टू मेक इट एंटरटेनिंग, कि उनको उसमें उतना ही मजा आए। तो बिल्कुल ये डेवलप किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टिप। अभी काम की बातें बहुत हो गई, तो अब आप मुझे बताइए बिल्कुल। कि आप अपने फन टाइम में क्या करती हैं, और ये जानेंगे आपसे। बट आई थिंक हो सकता है ये कट भी हो जाए, क्योंकि मेरा पेड वर्जन नहीं है, तो हम लोग दोबारा लॉग इन करेंगे। तो आई थिंक कि नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो है ना, वो कट होने के बाद ही मैं लूंगी, ताकि यहाँ से मैं एडिटिंग आपके साथ कर पाऊँ। तो अभी हम लोग जनरल बात करते हैं, ओके, फिर दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। अभी तक तो बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है, और मुझे भी वही लग रहा है कि मतलब सीरियसली मैं काफी टाइम से, मुझे याद है आपसे एक बार बात भी हुई थी मेरी फोन पे, और नेक्स्ट अभी जब दोबारा मीटिंग हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो हम बातें करेंगे कि जो जितने भी लोग हैं, मैंने क्वेरीज सुनी थी कि सब लोग चाहते हैं कि आपकी आवाज में वो सुनना चाहते हैं ऑडियो बुक, क्योंकि उन्हें Good. मैंने कमेंट्स पढ़े थे, लोगों ने कहा था जी कि जी। इतनी मीठी आवाज है, क्यों आपने हायर किया हुआ है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया। माइट भी सिंगल शो रन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक विभा, मैं इसको क्लोज ही कर देती हूँ, ताकि मैं लॉग इन करूँ हाँ और हाँ। फिर वहां से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फिर आप ओके ओके रीज्वाइन ओके। करो एक बार। हाँ हाँ जरूर। तो चलिए कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और अब थोड़ा मैं काफी काम की बातें हमने कर ली हैं, तो अब विभा से जानेंगे कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए क्या करती हैं, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और क्या क्या हॉबीज हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ी हॉबी है बच्चों के साथ खेलना। जब भी ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेशनेस की जरूरत है और बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जितना ज्यादा हो सके। उन्हें कहीं घुमाने ले गए या उनके साथ घर में ही कुछ गेम्स खेले। ये वो ट्रस्ट में, बच्चों के साथ आप 1 घंटा बिताइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी टेंशन में थे। तुरंत आपका टेंशन रिलीज हो जाता है। इसके अलावा म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। तो खाली टाइम में म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। और गेम खेलना, स्क्रैबल खेलना पसंद है। बस यही सब चलता रहता है। बच्चों के साथ अब बच्ची हाँ, बन जाती हैं, और वापस से बचपन बिल्कुल लौट आता फुल है ऑन। आपके पास। फुल कितनी ऑन अच्छी बात फुल है। ऑन। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको बचपन दोबारा जीने का मौका मिलता है, और अ, बिल्कुल। जितने माता पिता हैं इस धरती पे, उनको अपने बच्चों के साथ वापस से एक बार ये मौका भगवान ने दोबारा अपने जीवन में बचपन को एंजॉय करने का दिया है, तो मिस आउट नहीं बिल्कुल करना चाहिए। नहीं अ, करना चाहिए, सही बात। तो अभी एक क्वेश्चन और मैं जानना चाहूंगी। मैं भी बहुत फॉलो कर रही थी आपके पॉकेट एफएम को, स्पेशली बिलियनर्स हायर्ड वाइफ को, जो कि अदिति की स्टोरी है। लीड रोल में अदिति हैं, विवान हैं। तो जी इस स्टोरी में मैंने कमेंट्स देखा यूट्यूब, एक तो पायरेसी भी बहुत हुई, ऑब्वियसली जो चीज अच्छी होती है जी। पायरेसी हो जाती है। और बहुत लोगों ने वहां पे कमेंट में लिखा था कि हम पॉकेट एफएम सुन रहे हैं, और एक दो एपिसोड शायद आपने अपनी आवाज में भी यूट्यूब पे डाला हुआ था। तो मैंने वहां पे कमेंट्स देखे, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप खुद अपनी आवाज में क्यों नहीं ऑडियो बुक रिकॉर्ड करती हैं। तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में किसी और की आवाज नहीं, हम आपकी आवाज में ही आपकी ऑडियो बुक सुने? जी बिल्कुल ऐसा होगा। यूट्यूब पे मेरी एक और स्टोरी थी, लव बियॉन्ड लाइफ, जो मैंने अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करके डाली थी। पॉकेट एफएम में तो उनके अपने आरजेस होते हैं जो स्टोरी रिकॉर्ड करके डालते हैं। और यूट्यूब के लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग किया था। बट रिकॉर्डिंग का एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप पे जाना पड़ रहा था। मतलब एक रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी होती है उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती है, प्रॉपर टाइमिंग की जरूरत होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है रिकॉर्डिंग करना। एक 15 से 20 मिनट के एपिसोड के लिए आप को शायद वैसा लगेगा, बट 3 घंटे की मेहनत होती है, 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है।
तो उतना मैं अभी दे नहीं पा रही थी अनफॉर्चुनेटली। राइटिंग वर्क मेरे पास बहुत सारा हो गया था और उसके साथ रिकॉर्डिंग को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट अब मैंने काफी उसको सेटअप कर लिया है, अपने काम के वर्किंग आवर्स को भी, और स्टूडियो सेटअप भी मैंने अपने घर पे ही अच्छा मतलब पूरा जमा लिया है। तो बहुत जल्द मेरी यही स्टोरी लव बियॉन्ड लाइफ भी मेरी आवाज में बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वाओ, ये तो सही में सारे लिसनर्स के लिए वंडरफुल न्यूज़ है। और लोग सही में बहुत एंशियसली वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैसेजेस आए या ना आए, सब लोग आपकी सुरीली आवाज़ के दीवाने हैं, इतना तो मुझे पता है। कमेंट्स पढ़ के मुझे भी पता लग गया था। और एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ जितने लिसनर हैं उनको बताएं, क्या मतलब अभी आप सिंगल हैंडेडली सारा कुछ, मतलब एडिटिंग वगैरह सारा कुछ हैंडल कर रही हैं, या सिर्फ आप स्क्रिप्ट लिख के दे रही हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग राइटर बनना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि शायद, जैसे मैं भी लिखती हूँ और मुझे भी पता है कि माई राइटिंग इज गुड, मैं अच्छा लिख लेती हूँ, बट जो एडिटिंग पार्ट है वो शायद सारे लोग कर नहीं पाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ये सिंगल हैंडेड चल रहा है, या आपकी टीम है जो ये सब हैंडल करती है, या एफएम वाले, पॉकेट एफएम वाले ही स्क्रिप्ट लेने के बाद खुद से अपने एंड से एडिटिंग करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, और उनको भी आप बताइए कि ये अपकमिंग पॉडकास्ट और ऑडियो बुक से एक अपकमिंग करियर है और एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात यदि पहले करूं तो मुझे एडिटिंग का ऐसा उतनी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए क्योंकि एक हिंदी मीडियम की बच्ची रही हूँ, शुरू से हिंदी मीडियम स्कूल में स्कूलिंग हुई है पूरी। और एक छोटी जगह से बदनावर, धार जिले में एक बदनावर जगह है, तहसील है, वहां पर मेरी एजुकेशन हुई है। और हमारे जो टीचर्स लकीली उस वक्त थे वो ऐसे थे कि उन्होंने हमारी जो भाषा पे कमांड है वो बड़ी अच्छी कर दी थी। क्योंकि उस वक्त की पढ़ाई आपको पता ही है, जब हम छोटे थे उस वक्त की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी में ही चूंकि पूरी पढ़ाई हुई है तो भाषा पे एक बहुत अच्छा कमांड मेरा रहा है। और इसलिए मुझे पर्सनली एडिटिंग की ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो मैं लिखती हूँ वो हाथों हाथ ही उसी तरह से लिखा जाता है कि उसको एडिट की जरूरत पड़ती नहीं है। बट जो लोग अब इंटरेस्टेड हैं या आगे जिनको ऐसा लगता है कि उनको भाषा पे या जैसे पंक्चुएशंस की में कुछ प्रॉब्लम हो या इस तरह की जो दिक्कतें हैं, तो जितने भी एफएम्स हैं जैसे पॉकेट एफएम हो गया या प्रतिलिपि एफएम हो गया, ये इनकी अपनी एक एडिटिंग टीम होती है। जब आप अपनी स्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं तो वो आपको इसमें हेल्प करते हैं। एडिटिंग हैंड से वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट को वो प्रॉपर वे में एडिट कर दें। तो उतना ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये एक बहुत ग्रोइंग अप करियर है। अगर जो भी इसमें करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं उनको मेरा एक ही सजेशन है कि पहले आप एक लिखने में सबसे ज्यादा आसान यदि कुछ चीज इस वक्त है तो वो ऑडियो बुक। जब आप एक नॉवेल लिखते हैं या एक रीडिंग के लिए आप एक बुक लिखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पे अपना चीजें मतलब आपको ध्यान में रखनी होती है। बट क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, कहने का तरीका अलग होता है। ऑडियो बुक बहुत सिंपल चीज है। वो इसलिए है, एक सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि ये इंग्लिश में लिखी जाती है। मतलब आपको साहित्यिक भाषा को यूज करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप मतलब विश्लेषण, आत्मसंतुलन या इस तरह का बड़े बड़े शब्दों को यूज करें, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी आम बोलचाल की भाषा यूज करनी होती है, जिसमें इंग्लिश भी मिश्रित होती है। मतलब जहां पर यदि आपको किसी कैरेक्टर को आई एम सॉरी लिखना है तो आप भी आई एम सॉरी ही लिखेंगे, या कृपया मुझे माफ कर दीजिए ऐसा नहीं लिखेंगे। हालांकि अभी जो नई हमारी नॉवेल्स आ रही हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े राइटर्स हैं, चाहे वो देव प्रकाश दुबे हो, देव भैया हो, या फिर नीलोत्पल मृणाल जी हो, आप नए जितने भी राइटर्स को पढ़िए, उनकी बुक में भी आपको एक बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी जिसको कहा जाता है, साहित्यिक हिंदी जिसको कहा जाता है, वो आपको नहीं मिलेगी। अभी हमारी जयंती रंगनाथन जी एक बहुत बड़ी लेखिका है, हिंदुस्तान की संपादक है। उनकी एक नई बुक आई है शेडो। उसमें उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और मलयालम तीनों लैंग्वेज को टच दिया है। मतलब जहां पर मलयालम थोड़ा सा हिंदी नॉवेल है, बट आपको भाषा जब आप पढ़ते हैं नॉवेल तो आपको बड़ा बहती हुई सी भाषा लगती है कि आपको ऐसा लगता है यार हम भी तो ऐसे ही बातचीत करते हैं। तो लिखने में भी वही चीज आ रही है। ऑडियो बुक भी आपको बिल्कुल उसी तरीके में लिखनी पड़ती है जैसे हम आप बात कर रहे हैं।
कि विभा ने ये बोला, तो किस तरह से विभा बोलेगी बस उसी तरह से आपको लिखना है। तो ये इतना ज्यादा टफ नहीं होता। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो, जो ये सोच के अपने आप को लिखने से रोक रहे हैं कि अरे यार मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं कैसे लिखूं, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा है कि आप बड़ा रिलैक्स होके उसी तरीके से लिखिए जिस तरह से आपका कैरेक्टर बात कर रहा है, बस उसी तरह से कहानी को आगे बढ़ाते चले जाइए। और एडिटिंग व्यू में हर जो भी पॉडकास्ट टीम होती है, मतलब जो भी एफएम की टीम होती है, एडिटिंग एक टीम होती है उनके पास, तो अच्छी करते हैं। तो बस एज सच भाषा को लेके कोई भी बैरियर नहीं है, या वो कोई भी एक बड़ा रुकावट पैदा नहीं करती। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की। आई थिंक जो लोग भी सुनेंगे, काफी टेक अवेज हैं यहाँ पे, चाहे वो बचपन की बात हो या किताब पढ़ने की बात हो, या अभी पॉडकास्ट लिखने में जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, ऑडियो बुक लिखना चाह रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत हिचक होती है। तो आपने सारे डाउट्स बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया विभा, एंड आई थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम मैम एक निकाला। एक सॉरी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी। हमारी बात की शुरुआत हुई थी ड्रीम्स को लेकर, हाँ जी। ठीक है, ड्रीम्स और पेशेंस को लेकर हुई थी। तो मैं एक बड़ा छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हर किसी का अपनी जिंदगी में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि उसे अपनी जिंदगी किस तरह की चाहिए। क्या बनना है ये नहीं कहूंगी, हाँ, क्योंकि आपको अपनी आगे की लाइफ कैसी चाहिए में वो चीज शामिल हो जाती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बट सपने पूरे हों ये जरूरी नहीं होता। हमारे प्रयासों के बावजूद, हम जितनी भी कोशिश कर लें उसके बाद भी हमारा वो सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं। बट सपने देखना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका एक सपना अधूरा रह गया है, नहीं पूरा हो पाया दुर्भाग्यवश, तो कोई और सपना देखिए। सपने हमें हर रोज आते हैं, कोई और सपने की तलाश कीजिए जिसे आप पूरा कर सकते हैं। तो ना सपनों की कमी है, ना आपके प्रयासों की कमी है। यकीन मानिए, आपके एक सपना पूरा नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीसरा यकीनन पूरा होगा। खुद पे भरोसा रखिए, सपने देखना कभी मत छोड़िए, और पूरे भरोसे के साथ उसे पूरा करने में लगे जाइए। बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। थैंक यू सो मच, आपने सही में बहुत सारा समय निकाला। और मैं लास्ट में आपको बोलती टेक अवे देने के लिए, लेकिन आपने तो पहले ही टेक अवे दे दिया आपने। तो सबने जो टेक अवे लेना था वो ले लेंगे ये एपिसोड देख के। बट फिर भी जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक कोई कोट या कोई भी एक ऐसा इंस्पिरेशनल कोट यहाँ पे बोल के जाइए जो कि सही में हर किसी के दिल में अंकित हो जाए और लोग सपने देखना बिल्कुल ना छोड़ें। तो कुछ ऐसा यहाँ बोल के जाइए कि लोग प्रेरित हों कि सपने देखते रहें, और ये पता है कि वैक्यूम नहीं रहेगा। अगर एक पूरा नहीं हुआ, वो जगह आप खाली कर दीजिए, वहां कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन है, आप बस उसको निकालिए और उसको भरते जाइए। तो अब आप बताइए कुछ एक ऐसा सा कोट जिससे सारे सुनने वाले बिल्कुल मोटिवेट हो जाएं। जी, देखिए, सबसे पहले ना अपने आप को छोटा मत समझिए। आपको भगवान ने बनाया है ना, खुद। तो दैट मीन्स यू आर समथिंग टू दिस यूनिवर्स। आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, आपने यहाँ जन्म लिया है, तो किसी न किसी मकसद से ही लिया है। उन्होंने कुछ सोच समझ के क्रिएट किया है, तो उनकी इस क्रिएशन को वेस्ट मत जाने दीजिए। मेरा बस इतना कहना है सभी से। कुछ ऐसा करिए कि आपको आपके अंत समय पर ये लगे कि मैंने अपनी लाइफ को जिया है। खुद को खुश रखिए। लोग कहते हैं स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ आप प्लीज स्वार्थी बनिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं दूसरों की जरूरतें पूरी करते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करने में हम ना खुद खुश रह पाते हैं, ना दूसरों को रख पाते हैं। तो प्लीज खुद खुश रहिए। अपने उन सपनों को का पीछा करना मत छोड़िए जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। आपको लग रहा है कुछ ऐसा है जो आपसे पूरा नहीं हो रहा है या अधूरा रह जा रहा है, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ के आगे बढ़िए। आगे बढ़ते रहना है, आपकी उम्र नहीं रुकने वाली है। जिस तरह से हर एक दिन एक नया दिन नया सूरज लेकर आता है, उसी तरह एक नया दिन एक नई उम्मीद, एक आशा की किरण लेकर आता है। नए दिन को नई शुरुआत मानिए, नए सपने देखिए, और उनको पूरा करने के लिए नई ऊर्जा और नई मेहनत से लग जाइए। यहाँ पर एक बात और है, समय भी कभी किसी के पास कम नहीं होता। हम ये कई बार सोचते हैं, अरे यार उस वक्त हमें ये करने मिल जाता तो शायद हम कुछ बेहतर कर पाते, बट अब तो समय निकल गया। बिल्कुल नहीं है, समय चल रहा है। समय अभी भी आपके पास है। एक अच्छी चीज की शुरुआत करने में समय कभी कम नहीं होता।
तो अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि आप कुछ ना कर पाए, है ना। खुद को पुश कीजिए कि आपको करना ही है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। आपके सपने 110% पूरे होंगे। थैंक यू। सो ऑल पीपल लिसनिंग हियर, बर्न ऑल द ब्रिजेस। जो भी है पिछला छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, जैसा कि विभा जी ने कहा यहाँ पे। और उन्होंने जो बात कही उसको मैं और पुख्ता करने के लिए बोलूंगी, भगवान ने हर किसी को एक अलग फिंगरप्रिंट दिया है और एक अलग आइरिस दिया है। बायोमेट्रिक्स हमारे किसी भी दो लोगों के सेम नहीं होते, और ये अपने आप में एक प्रमाण है कि हर कोई यूनिक जन्मा है। तो आप अपने आप को यूनिक मानिए और अपने स्किल्स को डेवलप करिए। और जाते जाते मैं अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ या कोट बोल के जाना चाहूंगी कि इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखते रहने होंगे। तो इस चीज को अपने दिल में अंकित कर लीजिए और सपने देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच विभा फॉर कमिंग हियर, थैंक यू एंड यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। और आई थिंक जितने लोग भी सुन रहे होंगे काफी मोटिवेट होंगे, काफी इंस्पायर्ड होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू।